हेलो बच्चों, मैं हूं अरुण कुमार सुधांशु केमिस्ट्री क्लासेस के चैनल में आपकी स्वागत है। हम आपको यहाँ पे सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा रहे थे। तो आज का टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को समझने के लिए आपको कुछ शर्तें मालूम करना होगा जो आपको हम समझा रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैसे हम पहचानेंगे, उसको पहचानने की तरीका आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि एक हम ये पात्र लिए, इस पात्र में एक कंपोनेंट ए ले लिया, ये कंपोनेंट द्रव है, इस कंपोनेंट ए लिए, इसमें ए का बहुत सारे अणु हैं, इसमें ए का क्या है, बहुत सारे अणु हैं, एक साथ में, और एक अणु दूसरे अणु से जुड़ा हुआ है, फिर वो अणु तीसरे से जुड़ा हुआ है, मतलब सब एक दूसरे से क्या है, बॉन्डेड है, नहीं। और इस पात्र का आयतन क्या हो गया, V1। दूसरा पात्र लिए, इसका आयतन क्या है, V2 है, उसमें कंपोनेंट बी लिए, इसमें भी बी का बहुत सारे अणु है, एक अणु दूसरे अणु से क्या है, बॉन्डेड है, नहीं। अब बताइए कि कंपोनेंट ए है, ठीक है, इसमें बहुत सारे हैं, इसमें क्या होगा, जैसे ही अणु बहुत सारे हैं इसमें, तो ए अणु फिर ए अणु एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है। बी कंपोनेंट है, तो बी कंपोनेंट में भी बहुत सारे अणु हैं, इसमें भी बी बी इस तरह से क्या हुआ, एक अणु दूसरे अणु से क्या होता है, बॉन्डेड रहता है। ए इसमें क्या है कि ए अपने में बॉन्डेड है, बी भी क्या होता है, ए अपने अणु में क्या है, बॉन्डेड है। जब इसको हम मिला देंगे, तो जब इसको हम सॉल्यूशन बनाने जाएंगे, तो पहले क्या होगा कि ए के बीच बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक करेगा। ए के बीच ये जो बॉन्ड हमारा जो बना हुआ है, ए अणु के बीच जो बॉन्ड है, यह बॉन्ड का क्या होगा, विखंडन होगा, ठीक है। और फिर बी के बीच भी क्या होगा, बॉन्ड विखंडन होगा, ठीक है ना। अब बताइए कि इसमें क्या हुआ कि एक अणु दूसरे अणु से, अगर मान लो कंपोनेंट ए है, तो ए कंपोनेंट का अणु फिर ए कंपोनेंट का अणु एक दूसरे से अगर बॉन्ड बना हुआ है, नहीं, तो उसके बीच एक इंटरेक्शन होता है, मतलब अंतःक्रिया होती है, नहीं, उसमें एक कुछ तो फोर्स होती है। उस फोर्स को अगर हम तोड़ेंगे तो उसमें ऊर्जा देना पड़ता है या लेना पड़ता है, तो ऊर्जा देना पड़ता है, नहीं, एनर्जी देना पड़ता है, मतलब उष्मा जो है उसमें उष्मा देकर हम उस बॉन्ड को विखंडित करेंगे। तो बॉन्ड विखंडन में याद रखना कि बॉन्ड विखंडन में हम लोग उष्मा क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, उष्मा अवशोषित करते हैं, ठीक है। इसमें भी बॉन्ड विखंडन हो रहा है, तो बॉन्ड तोड़ने के लिए इसमें ऊर्जा देना पड़ेगा, नहीं, समझ गए कि ऊर्जा देना पड़ेगा, मतलब ऊर्जा ये लेगा, ऊर्जा लेने का मतलब क्या, अवशोषित करेगा। यहां भी लिखेंगे उष्मा अवशोषित करता है, उष्मा क्या करता है, अवशोषित करता है, ठीक है। अब बताइए कि अब जब क्या हुआ कि दोनों को मिलाने जाएंगे, तो उष्मा अवशोषित, मतलब इसमें उष्मा का क्या होगा, एब्जॉर्बेशन होगा, मतलब उष्मा लेगा, ये भी उष्मा लेगा, तब दोनों जाकर मिलेगा, तो इसमें क्या होगा कि ए और बी के बीच यहां पर क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब बॉन्ड निर्माण होता है। जब ये इसको मिलाइएगा, तो इस पहले अपने अणु के बीच बॉन्ड का विखंडन तोड़ेगा, फिर ये भी बॉन्ड तोड़ेगा, फिर आपस में जब मिलेगा तो ए बी के बीच बॉन्ड क्या होता है, निर्माण होता है। ए बी के बीच बॉन्ड क्या होता है, निर्माण होता है। अब देखिए, अब बॉन्ड जब बनता है ना, तो उसमें से ऊर्जा निकल जाता है, मतलब उष्मा निकल जाता है, उष्मा का इसमें उत्सर्जित होगा। यहाँ देखिए, यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे बॉन्ड निर्माण होता है, तब उष्मा क्या होता है, उत्सर्जित, उष्मा का क्या होगा, उत्सर्जित होता है, उष्मा उत्सर्जित होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि जब कंपोनेंट ए का बहुत सारे अणु है, तो ए के बीच बॉन्ड बना हुआ है, ए अणु के बीच क्या है, बॉन्ड बना है, फिर कंपोनेंट बी है, तो फिर बी के बीच भी बॉन्ड बना हुआ है। अब देखिए, जब दोनों को मिलाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले ये अपनों के बीच बॉन्ड तोड़ेगा, फिर ये भी अपनों के बीच बॉन्ड तोड़ेगा, जब दोनों को मिलाएंगे तब ए और बी जाकर मिलेगा, मतलब यहाँ पर बॉन्ड का निर्माण होगा। याद रखना कि सॉल्यूशन जब भी बनता है दो कंपोनेंट से, तो जो शुद्ध अवस्था में रहता है उसमें अणुओं के बीच बॉन्ड टूटता है, मतलब बॉन्ड का विखंडन होता है, नहीं। और जब सॉल्यूशन बनता है तो उसमें बॉन्ड का निर्माण होता है, मतलब एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉलिड होता है, उसके बीच बॉन्ड का क्या होता है, निर्माण होता है। तो बॉन्ड विखंडन जहां भी लिखा हुआ रहेगा, समझ आएंगे कि यहाँ उष्मा का अवशोषण होता है, मतलब उष्मा लेता है, और बॉन्ड का निर्माण होता है, समझ आएंगे उष्मा उसमें से निकलता, उत्सर्जित होता है, ठीक है। अब आइए, इसका मतलब है कि जब कंपोनेंट ए है, तो ए के बीच जब बॉन्ड बना हुआ रहता है, तो उसमें एक अंतःक्रिया बल लगता है, मतलब इंटरेक्शन फोर्स लगता है। इंटरेक्शन देखो यहाँ पे ए मतलब एक इसमें इंटरेक्शन फोर्स लगता है, अंतःक्रिया एक बल होती है। फिर
बी जब कंपोनेंट होगा तो इसमें भी अणुओं के बीच एक क्या होगा, मतलब बी अणु के बीच क्या होगा, एक इंटरेक्शन होगा, मतलब अंतःक्रिया होगी, इसके बीच भी एक बल होगा। और जब ए बी बनेगा तो ए बी जब बन जाएगा तो इसमें भी एक इंटरेक्शन अंतःक्रिया बल बनेगा, मतलब होगा नहीं। तो अब यही ए इंटरेक्शन जो होगा और बी इंटरेक्शन जो होगा और फिर ये सॉल्यूशन जो ए बी बनेगा उसका जो इंटरेक्शन होगा, उस इंटरेक्शन के हिसाब से आपको उस इंटरेक्शन के आधार पर आइडियल और नॉन आइडियल को हम लोग पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे, थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। अब आइए, तो आप समझ गए हैं कि ए का बॉन्ड विखंडन होगा, उसमें अवशोषित करेगा, फिर बी के बीच भी बॉन्ड विखंडन होगा, जब सॉल्यूशन बनेगा ए बी तो यहाँ बॉन्ड उत्सर्जित होगा, नहीं। अब देखिए यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम लिखे हैं, मतलब डेल भी, डेल का मतलब होता है परिवर्तन, अभी मतलब आयतन, चेंज इन आयतन, आयतन में परिवर्तन। तो आयतन में परिवर्तन किसका हो रहा है, मिक्सचर का, मतलब सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का आयतन में परिवर्तन अगर लिखोगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन का जो आयतन V फाइनल है, ठीक है ना, तो V फाइनल माइनस V1 प्लस V2 ही लिख सकते हैं, क्योंकि आयतन परिवर्तन मतलब क्या, सॉल्यूशन का आयतन और इस दोनों का आयतन को जोड़ कर क्या करेंगे, घटा देंगे। अब यहां पर देखिए कि इस पर कैसे डिपेंड करेगा, चेंज इन वॉल्यूम पर, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर मान लेते हैं कि ए के बीच जो हमारा इंटरेक्शन होता है, अंतःक्रिया बल होती है, और फिर यहाँ बी के बीच भी जो अंतःक्रिया बल, मतलब इंटरेक्शन जो अंतःक्रिया बल होगा, और ए के बीच भी अंतःक्रिया बल होगा, सब अगर आपस में बराबर हो जाए, नहीं, आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो बताओ वहां पर अणु पर कोई प्रभाव होगा क्या, उसका आयतन घटेगा बढ़ेगा, नहीं। मतलब क्या, इसका मतलब हो गया कि इसका आयतन जितना होगा उतना ही V1 और V2 दोनों के जोड़ के आयतन होगा। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ से कि डेल भी क्या होगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, डेल भी मिक्सचर में क्या हो जाएगा, जीरो। अगर मान लेते हैं कि ए का अंतःक्रिया बल जो होगा और बी का जो अंतःक्रिया बल होगा, उससे कहीं अगर ए बी के बीच जो हमारा अंतःक्रिया बल है, मतलब सॉल्यूशन का जो अंतःक्रिया बल है, वो अगर वो ज्यादा हो जाए, तो ज्यादा हो जाएगा, जब ये उसमें अंतःक्रिया बल ज्यादा होगा तो एक अणु दूसरे अणु को काफी नजदीक आ जाएगा, आकर्षित करेगा। जब ये इंटरेक्शन फोर्स जो होगा, मतलब अंतःक्रिया बल जो होगा, अगर अधिक हो जाता है तो एक अणु दूसरे अणु को काफी नजदीक आ जाता है। तो जब ये इसके अणु एक दूसरे काफी नजदीक आएगा तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, नहीं। जब ये आयतन इसका घटेगा तो अब बताओ, आयतन घट गया तो इसका आयतन दोनों को जोड़ के ज्यादा हो जाएगा। अब जब ये दोनों का आयतन ज्यादा हो गया और इसका आयतन क्या हो जाएगा, घट गया, तो यहां पर जीरो होगा, नहीं होगा। मतलब क्या, ये कम और ये ज्यादा, इसका मतलब क्या हुआ कि डेल भी जो मिक्सचर जो होगा वो हमारा कोई ना कोई वैल्यू निगेटिव में चला जाएगा, नहीं। अगर मान लेते हैं कि ए के बीच जो हमारा ये इंटरेक्शन होता है, अंतःक्रिया बल होता है, और बी का जो होता है, इसी का जो अंतःक्रिया बल ज्यादा हो जाए, इसका कम हो जाए। जब ये अणुओं के बीच अंतःक्रिया कम हो जाएगा तो एक अणु दूसरे अणु से काफी नजदीक नहीं, दूर रहेंगे। जब ये दूर रहते हैं तो क्या होता है कि उसका आयतन बढ़ जाता है। जब ये आयतन बढ़ेगा और इसका आयतन घटेगा तो क्या डेल भी मिक्सचर जीरो होगा, कभी जीरो नहीं होगा, जीरो कभी नहीं होगा। तो समझ जाते हैं कि डेल भी मिक्सचर जीरो भी हो सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है, नहीं। तो इस चेंज इन वॉल्यूम के आधार पर भी हमने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को पहचानेंगे, नहीं। उसी तरह से इंथैल्पी में परिवर्तन, इंथैल्पी का हिंदी इंथैल्पी होता है, चेंज मतलब होता है परिवर्तन। अब देखिए इंथैल्पी में परिवर्तन हम देखने जा रहे हैं, तो इंथैल्पी में भी परिवर्तन जीरो हो सकता है और जीरो नहीं हो सकता है। तो कैसे, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है कि ए का जो इंटरेक्शन होगा, मतलब अंतःक्रिया जो होगा, अंतःक्रिया बल जो होगा, उसको तोड़ने में उष्मा जो लगेगा, फिर बीबी के बीच जो अंतःक्रिया होती है उसको विखंडित करने के लिए जो उष्मा लगेगा, और फिर एबी के बीच जो अंतःक्रिया होगा, तो यानी उसके बीच जो बॉन्ड का निर्माण होता है, उसमें उष्मा क्या उत्सर्जित होगा। अगर मान लेते हैं कि जितना बॉन्ड विखंडन करने में उष्मा को क्या करता है, ये अवशोषित करता है, और फिर यहाँ एबी के बीच बॉन्ड निर्माण होने में जितना उष्मा उत्सर्जित होगा, अगर दोनों बराबर हो जाए, मतलब अवशोषण उष्मा और उत्सर्जित उष्मा दोनों अगर आपस में बराबर होता है, तब जाकर डेल एच मिक्सचर क्या होगा, जीरो होगा, परिवर्तन। इसमें से एक घटाना होगा। अगर मान लेते हैं कि इसका अंतःक्रिया बल कम है तो कम उष्मा लगेगा, इसका अंतःक्रिया भी कम है तो कम उष्मा लगेगा। अगर दोनों को मिलाने पर बॉन्ड निर्माण होने में उष्मा का उत्सर्जन अगर अधिक हो जाए, मतलब अगर इसका जो है इंटरेक्शन अंतःक्रिया ज्यादा हो जाएगा, तो उसको क्या होगा कि बॉन्ड का निर्माण होने में उष्मा अगर ज्यादा उत्सर्जित हो जाए तो यहाँ पर डेल एच मिक्सचर जीरो होगा,
नहीं होगा। डेल एच मिक्सचर कभी जीरो नहीं हो सकता है, नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव होगा। तो इसी के आधार पर जो है आपको आइडियल और नॉन आइडियल समझाने जा रहे हैं। नहीं तो मतलब क्या, आइडियल और नॉन आइडियल पहचानने के लिए आपको चार चीज जानना पड़ेगा, ए इंटरेक्शन, बी इंटरेक्शन और ए बी इंटरेक्शन। नहीं, उसका दूसरा चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंजिंग कैसे होता है, तो अब हम समझेंगे कि यह आइडियल है या नहीं है। चेंजिंग इंथैल्पी, इंथैल्पी में भी परिवर्तन क्या हो रहा है आपको हम आगे पढ़ा रहे हैं। फिर राउल्ट्स लॉ के बारे में जानेंगे, राउल्ट्स लॉ तो आप पढ़ा ही है। तो इस चारों के बारे में अगर जानते हैं तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पहचान जाएंगे, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना कि ए के बीच इंटरेक्शन, बी के बीच का जो इंटरेक्शन होगा वह ए और बी के बीच इंटरेक्शन से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तीन कंडीशन बनेगा। तो तीनों कंडीशन के लिए हम आगे अब हम एक आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम अब स्टार्ट करते हैं आइडियल। ये थोड़ा हम हिंट दिए समझने के लिए और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। आदर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन हिंदी क्या होता है, आदर्श विलयन। आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं उस बात पर थोड़ा ध्यान देना, आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप सीधे फर्स्ट पॉइंट में आप इसका डिफिनेशन ऐसे लिखिएगा, आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में आप डिफिनेशन इस प्रकार से लिखिएगा कि वैसा सॉल्यूशन जो राउल्ट के नियम का पालन करता हो उसे हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। एकदम फर्स्ट बात, वैसा सॉल्यूशन जो राउल्ट के नियम का पालन करता हो उसे हम क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। नहीं, एकदम हम लिखेंगे यहां पे वैसा सॉल्यूशन जो सभी ताप एवं सांद्रता पर, वैसा सॉल्यूशन जो सभी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करता हो, आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। ये आपका पहला डिफिनेशन, बहुत सारे मतलब हम ऐसे कहते हैं वैसा सॉल्यूशन जो सभी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे हम क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो राउल्ट के नियम आपको बताए बच्चे कि सॉल्यूशन का प्रेशर को क्या माने थे, पीएम। नहीं, पीएम जो है बराबर हो जाएगा किसका, तो पी ए इंटू मोल फ्रैक्शन ए प्लस पी बी मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। ये जो हमारा पीएम जो होगा ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगा। मतलब क्या, सॉल्यूशन का जो हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगा, अगर राउल्ट के द्वारा जो कैलकुलेट करके जो वैल्यू होगा अगर वो आपस में क्या हो जाता है, अगर बराबर हो जाता है तो समझ आते हैं आइडियल सॉल्यूशन है। नहीं, सॉल्यूशन का जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगा मतलब किसी प्रयोग द्वारा अगर लाया हुआ वैल्यू है, नहीं, और फिर उसी सॉल्यूशन को राउल्ट के परिभाषा से, मतलब ये परिभाषा से अगर निकाल देते हैं, अगर दोनों का क्या होता है, बराबर अगर हो जाता है तो समझ आते हैं राउल्ट के नियम से ये आइडियल सॉल्यूशन है। राउल्ट के नियम से ये क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है ना। या नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राउल्ट के नियम से पी डैश ए मतलब पार्शियल प्रेशर बराबर हो जाएगा पी ए मोल फ्रैक्शन ए, या नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं पी डैश बी बराबर होगा पी बी इंटू मोल फ्रैक्शन बी। मतलब ये वैल्यू आपका जो है एक्सपेरिमेंटल होगा, ये भी वैल्यू आपका क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल होगा। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो होता है, ठीक है ना, अगर वो राउल्ट के फॉर्मूला से कैलकुलेट करने पर अगर वो बराबर हो जाता है, समझ आते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन। सीधे ऐसे कहेंगे कि ये वैसा सॉल्यूशन है जो सभी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट का नियम का पालन करता हो, समझ आते हैं ये आइडियल सॉल्यूशन है। ये क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है ना। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट क्या होगा आपको कि वही कंपोनेंट आइडियल सॉल्यूशन बनाता है, वही कंपोनेंट आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा जिसका इंटरेक्शन फोर्स जो होगा, मतलब अंतःक्रिया बल जो होगा वो सब ही जगह बराबर होगा।
नहीं। जैसे मान लो यहाँ कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट बी है, अब फिर हम दोनों को मिला दिए तो सॉल्यूशन बना नहीं। अब ये आइडियल सॉल्यूशन कब बन जाएगा, देखेंगे कि ए के बीच जो हमारा इंटरेक्शन फोर्स होगा और बी के बीच भी इंटरेक्शन फोर्स होगा, अब फिर इस सॉल्यूशन में जो ए बी बना है उसका भी अगर इंटरेक्शन फोर्स अगर आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो समझ जाते हैं आइडियल सॉल्यूशन है। अगर बराबर नहीं होता है तो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा। नहीं, यानी दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, आइडियल सॉल्यूशन में ए इंटरेक्शन बराबर होगा बीबी इंटरेक्शन, फिर ये भी बराबर होगा एबी इंटरेक्शन। ठीक है, मतलब क्या, जितना कंपोनेंट ए के बीच जो इंटरेक्शन मतलब अंतःक्रिया बल लगता होगा, उतना ही कंपोनेंट बी के बीच अभी अगर अंतःक्रिया बल लगता होगा, और फिर दोनों को मिलाने पर जो ए बी बनता है उतना ही अंतःक्रिया बल ए बी के बीच भी अगर लग जाता है। इंटरेक्शन का हिंदी क्या होता है, अंतःक्रिया, और ये अंतःक्रिया मतलब क्या, उसमें एक बल होगा। तो अगर सभी आपस में क्या हो रहा है, सभी आपस में अगर बराबर हो रहा है, ये भी सब आपस में बराबर हो रहा है, समझ आते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में ए इंटरेक्शन और बी का इंटरेक्शन और ए बी का इंटरेक्शन सब आपस में क्या होता है, बराबर होता है, तब आइडियल सॉल्यूशन होगा। अगर ये बराबर मतलब इसका इंटरेक्शन मतलब अंतःक्रिया बल कुछ और होगा, इसका अंतःक्रिया कुछ बल और होगा, इसका कुछ और होगा, तब ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाएगा, कभी नहीं बनाएगा। ठीक है ना, ये बात दूसरा पॉइंट हो गया आइडियल सॉल्यूशन का। फिर तीसरा पॉइंट देखिएगा, पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड क्या है, हम ऐसे कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन के आयतन परिवर्तन क्या होता है, शून्य होता है। आइडियल सॉल्यूशन का जो आयतन परिवर्तन होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। आइडियल सॉल्यूशन का जो आयतन परिवर्तन होगा वो क्या होगा, शून्य होगा, जीरो होगा, मतलब उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना, इसको ऐसे लिखेंगे, आयतन परिवर्तन को हम लोग डेल भी, और सॉल्यूशन है तो मिक्सचर लिखेंगे, डेल भी मिक्सचर, मतलब इसमें इसका मतलब होता है परिवर्तन, भी मतलब आयतन, और मिक्सचर तो मिक्सचर का आयतन परिवर्तन, इसका मतलब ये होता है कि सॉल्यूशन का आयतन परिवर्तन यहां पर क्या होगा, इक्वल टू जीरो। इसका क्या होगा, जीरो। यानी डेल भी मिक्सचर को हम लिख सकते हैं आयतन में परिवर्तन, भी फाइनल माइनस V1 प्लस V2। नहीं, अब कहोगे सर जी ये आयतन परिवर्तन जीरो कैसे होगा, आपको अभी बताए हैं कि ए का जो अंतःक्रिया बल होगा, मतलब ए का जो इंटरेक्शन होगा और बीबी के बीच भी जो इंटरेक्शन होगा और ए बी के बीच भी इंटरेक्शन, सब आपस में क्या है, बराबर है। जब भी आपस में बराबर होंगे तो जितना यहाँ अंतःक्रिया बल लगेगा और उससे उतना ही यहाँ भी लगेगा अंतःक्रिया बल, उतना ही यहाँ भी अंतःक्रिया बल लगेगा, सोल्यूशन में भी लगेगा। तो अगर सोल्यूशन में लगता है तो अणु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब अणु का प्रभाव नहीं पड़ता है तो इसके आयतन पर भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा हो जाएगा 20 ml, ये हमारा है 30 ml और ये हमारा है 50 ml। देखो तो वॉल्यूम फलन कितना है, 50, अब माइनस 30 और 20 फिर क्या होगा, 50 बराबर जीरो। मतलब आयतन में अगर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो समझ जाएंगे कि ये आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है ना, ये क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है। आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि आइडियल सॉल्यूशन में डेल भी मिक्सचर जीरो होता है, मतलब आयतन में परिवर्तन शून्य होता है, क्यों? आइडियल सॉल्यूशन में आयतन में परिवर्तन शून्य होता है, ये तो हम लोग जान गए हैं, लेकिन ऐसा लगा था क्वेश्चन क्यों, तो यहाँ पे लिखना होगा कि क्योंकि सॉल्वेंट, मानते ये सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन फोर्स होता है
और सॉल्यूट का जो इंटरेक्शन फोर्स होता है और ए बी का जो इंटरेक्शन फोर्स होता है वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जिसके कारण उसके अणु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और उसके आयतन में कोई परिवर्तन भी नहीं होता है, इसलिए यह शून्य होता है। यहां पर लिख दो, क्योंकि सॉल्वेंट का इंटरेक्शन, ठीक है, सॉल्वेंट का इंटरेक्शन, सॉल्यूट का इंटरेक्शन, सॉल्वेंट का इंटरेक्शन, सॉल्यूट का इंटरेक्शन, और यहां तक हम सीधे हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना, इसको हटा दो, हम ऐसे लिख देते हैं कंपोनेंट ए इंटरेक्शन, कंपोनेंट ए इंटरेक्शन, कंपोनेंट बी इंटरेक्शन, कंपोनेंट ए इंटरेक्शन, कंपोनेंट बी इंटरेक्शन तथा सॉल्यूशन में क्या है, ए बी इंटरेक्शन बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। इसका ये कारण है, यहां पे लिखना है शून्य होता है, क्यों, तो यहां पे लिखना है क्योंकि, ठीक है। तो आइए हम फिर से हम एक बार समझते हैं आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे आइडियल सॉल्यूशन का डिफिनेशन। तो हम लिखेंगे कि ये वैसा सॉल्यूशन है जो सभी टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन, जो सभी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट का नियम का पालन करता हो। मतलब जो हमारा सॉल्यूशन का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगा और राउल्ट के नियम से जो कैलकुलेट करके वैल्यू होगा, आपस में अगर बराबर हो जाता है तो समझ जाते हैं ये राउल्ट का नियम है। अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 20 pm है, ठीक है, अगर मानते इसका भी वैल्यू 20 निकल गया, राउल्ट का नियम पालन कर रहा है, राउल्ट का नियम पालन कर रहा है, समझ आइडियल सॉल्यूशन है। आइडियल सॉल्यूशन में दूसरा कंडीशन क्या होगा कि आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा कि जो दोनों कंपोनेंट मिलाते हैं तो कंपोनेंट ए के बीच जो हमारा अंतःक्रिया बल मतलब इंटरेक्शन होगा और बी के बीच भी इंटरेक्शन होगा, और दोनों के मिलाने पर जो सॉल्यूशन बनता है ए बी उसका भी अगर इंटरेक्शन होता है, अगर आपस में क्या हो जाता है, बराबर होकर होता है, समझ आते हैं आइडियल सॉल्यूशन होता है। ये आइडियल सॉल्यूशन में होता है। अब देखिए इंटरेक्शन मतलब अंतःक्रिया बल इसमें भी जितना है उतना ही है, इसमें भी जितना है उतना ही है, इसमें भी जितना है उतना ही है। तो अगर इसमें इसके इंटरेक्शन में अगर कोई मतलब परिवर्तन नहीं होता, अंतःक्रिया के बल में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसका अणु भी जो पोजीशन रहेगा वही पोजीशन पर रहेगा। जब वही पोजीशन रहेगा उसके आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आयतन में जब परिवर्तन नहीं होता है, इसका आयतन में परिवर्तन क्या है, शून्य होता है। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल बी नीचे बराबर क्या होता है, 0। यानी फाइनल वैल्यू माइनस इस दोनों के वैल्यू को जोड़कर घटाएंगे तो वही आएगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर इसका 20 ml है, यहाँ पे इसका 20 ml है और इसका 50, इसका 20 ml, इसका 30 ml, इसका 50 है, तो 50 माइनस 20 30 50, फिर 0 हो जाएगा। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आइडियल सॉल्यूशन के आयतन परिवर्तन शून्य होता है, क्यों होता है, तो हमको लिखना पड़ेगा क्योंकि कंपोनेंट ए इंटरेक्शन और कंपोनेंट बी इंटरेक्शन और सॉल्यूशन जो ए बी इंटरेक्शन होगा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो आपको ये यहां तो उतार लीजिए, ये आइडियल सॉल्यूशन का है। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट, इसको अभी हम रखते हैं, अभी जरूरत पड़ेगा। ठीक, अब देखिए पॉइंट नंबर 4 कहता है यहां पर से कि आइडियल सॉल्यूशन में इंथैल्पी, आइडियल सॉल्यूशन में जो हमारा इंथैल्पी परिवर्तन जो होगा, इंथैल्पी परिवर्तन भी हमारा शून्य होता है। इंथैल्पी परिवर्तन भी क्या होता है, शून्य होता है। तो इंथैल्पी परिवर्तन को हम लोग डेल, इंथैल्पी को किससे सूचित करते हैं, एच, और सॉल्यूशन से क्या होता है, इसलिए मिक्सचर डेल एच मिक्सचर बराबर 0। मतलब इसके इंथैल्पी परिवर्तन भी क्या होता है, 0 होता है। ठीक है ना, 0 होता है। इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन वही होगा। शून्य कैसे होगा इंथैल्पी परिवर्तन, तो आपको हम बताए हुए हैं कि मान लेते हैं कि ए, ठीक है, ए का इंटरेक्शन, ठीक है,
ए का इंटरेक्शन, फिर यहां बीबी का इंटरेक्शन, बीबी का इंटरेक्शन, और यहां ए बी इंटरेक्शन। तो इसका इंटरेक्शन और इसका इंटरेक्शन और इसका इंटरेक्शन सब बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ए बी इंटरेक्शन बॉन्ड टूटने में ऊर्जा लगेगा और बीबी इंटरेक्शन टूटने में जो ऊर्जा लगेगा उतना ही ऊर्जा ए बी के बीच बॉन्ड बनने के लिए निकलेगा। ठीक है, क्योंकि अंतःक्रिया बल सब में बराबर है। जब ये ए के इंटरेक्शन और बीबी का इंटरेक्शन बराबर हो, फिर ए बी का इंटरेक्शन भी बराबर हो, इसका मतलब हुआ कि इस दोनों को मिलाएंगे, इसके बीच बॉन्ड टूटेगा। जब ये इसके बीच बॉन्ड अगर टूटता है तो उष्मा लेगा, उष्मा मतलब इंथैल्पी एलिमेंट ऊपर होंगे। फिर इसके बीच भी बॉन्ड होता है, वो भी मतलब उष्मा लेगा। मान लो कि इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, इसके बीच बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, मतलब बॉन्ड विखंडन के लिए 50 जूल उष्मा लगा। फिर इसके बीच बॉन्ड विखंडन के लिए 10 जूल ऊर्जा लगा। ठीक है, और इसका जो बॉन्ड निर्माण होता है, बॉन्ड निर्माण में 60 जूल उष्मा उत्सर्जित हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके इंथैल्पी में से इस दोनों की इंथैल्पी जो को घटाना होगा, तो 60 माइनस 50 प्लस 10 60, तो इंथैल्पी 0। तो यानी क्या हुआ कि इंटरेक्शन सब में क्या है, बराबर है। तो जो इंथैल्पी होगा, जितना बॉन्ड विखंडन करने में उष्मा लगेगा उतना ही बॉन्ड निर्माण होने में उष्मा उत्सर्जित होता है। कब? जब सभी का अंतःक्रिया बल बराबर होता है तब। तो वहां पर हम लोग को डेल एच मिक्सचर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। नहीं तो ये आइडियल सॉल्यूशन का होता है, डेल एच मिक्सचर 0 होता है। ठीक है ना। इसका भी कारण क्या है कि सभी कंपोनेंट में, यहाँ पे लिख देते हैं, आइडियल सॉल्यूशन में एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है, डेल एच मिक्सचर 0 होता है। यहाँ पे लिखना होगा क्योंकि सभी कंपोनेंट का इंटरेक्शन, मतलब अंतःक्रिया इंटरेक्शन बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, इसको भी उतार लीजिएगा, ये आइडियल सॉल्यूशन का। अब देखिए इसका ग्राफ हम बताते हैं। ग्राफ भी बहुत इजी है। ठीक है, इसको मिटा दें। अब देखिए यहां पर देखिएगा ग्राफ, इसका हम कैसे खींचते हैं, आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। आइडियल सॉल्यूशन का हम लोग ग्राफ खींचने जा रहे हैं। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ कैसे खींचेंगे वो ध्यान दीजिएगा। जैसे लीजिए एक यहां से हम लेते हैं, इस टाइप से लिए, फिर यहां लिए। ठीक है, बहुत आसान ग्राफ है। यहां पर मोल फ्रैक्शन ए बराबर 0 और यहां पर मोल फ्रैक्शन ए बराबर 1। इसका मतलब है क्या कि यहां मोल फ्रैक्शन 0 है, यहां मोल फ्रैक्शन 1 है। मतलब इधर जाने पर ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, यहां पर मोल फ्रैक्शन बी का 1 मानेंगे और यहां पर मोल फ्रैक्शन बी का 0 मानेंगे। नहीं, इसका मतलब इधर आने पर बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ता है और इधर जाने पर ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि आप एक यहां से क्या लीजिएगा, एक इस टाइप से स्ट्रेट लाइन खींच दीजिएगा। ठीक है ना, यानी मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। नहीं, अगर मोल फ्रैक्शन बढ़ता है तो आपको बताए थे कि कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर, मतलब जैसे पी डैश ए समानुपाती होता है मोल फ्रैक्शन ए का। अगर मोल फ्रैक्शन बढ़ता है तो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर भी बढ़ता है। मतलब मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, पार्शियल वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, समानुपाती स्ट्रेट लाइन की। नहीं, ये जो वैल्यू हमारा जाता है वह पी डैश ए का जाता है। मतलब क्या, मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है तो पार्शियल वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है, तो पी डैश ए बढ़ रहा है। तो पी डैश ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला, याद है ना, पी ए इनटू मोल फ्रैक्शन ए कर देंगे। नहीं, अब देखिए इधर बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, अगर इसका बी का भी मोल फ्रैक्शन बढ़े तो आप भी जानते हैं कि पी डैश बी समानुपाती होता है मोल फ्रैक्शन बी का। जब अगर बी का इधर मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है तो हमारा पार्शियल प्रेशर बी का भी बढ़ रहा है।
यहाँ पर P डैश B बराबर क्या होगा, PB इंटू मोल फ्रैक्शन B, यहाँ मोल फ्रैक्शन B है, ठीक है। अब देखिए, अब ऐसा नहीं है, अब इसको थोड़ा ज्यादा कर दिए हैं, इसको थोड़ा कम कर देता, अब इसको थोड़ा कम कर दीजिए, इसको थोड़ा ज्यादा कर दीजिए, वो आपके हाथ में है। अब क्या करेंगे, इस दोनों को मिला देंगे तो ये टोटल प्रेशर हो गया, तो PM हो गया। PM बराबर क्या होता है, P डैश A प्लस P डैश B, मतलब पार्शियल प्रेशर A है, पार्शियल दोनों को जोड़ के टोटल प्रेशर आता है। ये आपका आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ होता है, ठीक है। ये आप ग्राफ देख लीजिएगा, इसका एग्जांपल देखिएगा थोड़ा, इसका एग्जांपल बहुत सिंपल है। एग्जांपल के लिए आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल बनाने के लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, तुरंत बन जाएगा ये एग्जांपल, उदाहरण। हम ऐसे कहेंगे, ऐसे लिखेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट का साइज मतलब आकार। आइडियल सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट का साइज तथा पोलैरिटी, इसका हिंदी होता है ध्रुवीकरण। पोलैरिटी मतलब इसका हिंदी क्या होता है, ध्रुवीकरण। आइडियल सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट का साइज और ध्रुवीकरण लगभग पूरा नहीं, लगभग बराबर होता है, तो समान होता है, ठीक है ना। मतलब वही सॉल्यूट और सॉल्वेंट आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा जिसका आकार और ध्रुवीकरण मतलब नेचर जो होगा वो लगभग क्या होगा, समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, लगभग में समान होना चाहिए। नहीं, जैसे मान लेते हैं कि हम यहां से ले लेते हैं CH3OH, इसको हम लोग कहते हैं मीथेनॉल, और C2H5OH, इसको हम लोग कहते हैं इथेनॉल। इसको कहते हैं मीथेनॉल और इसको क्या कहते हैं हम लोग, इथेनॉल। नहीं, अब देखिए ये मीथेनॉल है और ये इथेनॉल है तो अल्कोहल, ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल, इसका मतलब पोलैरिटी सेम है, ध्रुवीकरण सेम है। नहीं, लेकिन साइज भी लगभग बराबर है। कैसे, देखो यहाँ पर CH3OH है तो OH तो समान हो गया। अब इसमें एक कार्बन का थोड़ा डिफरेंस है, अब एक कार्बन का डिफरेंस है, इसका मतलब क्या, लगभग में इस दोनों का साइज बराबर होता है। हाँ, आप अगर मीथेनॉल यहीं पर अगर प्रोपेनॉल ले लेंगे C3H7OH, प्रोपेनॉल लेते हैं तो कितने कार्बन का डिफरेंस हो जाएगा, 3 कार्बन का डिफरेंस होगा, तब ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। लगभग बराबर मतलब क्या, एक पॉइंट चल सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नॉर्मल हेक्सेन लेते हैं आप प्लस नॉर्मल हेप्टेन, एग्जांपल में मतलब हेक्सेन और हेप्टेन, तो हेक्स में 6 कार्बन और हेप्ट में 7 कार्बन, तो एक कार्बन मतलब क्या है, बहुत कम आकार में डिफरेंस होगा, लगभग बराबर है। नहीं, और अल्केन दोनों का पोलैरिटी मतलब ध्रुवीकरण क्या है, सेम है, ठीक है। उसके बाद क्या आप बताइए C2H5Br, इसको हम लोग कहते हैं, एक मिनट, C2H5Cl देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्लोरोइथेन, और फिर यहाँ पर C2H5Br, इसको हम लोग कहेंगे ब्रोमोइथेन। क्या ये आइडियल सॉल्यूशन है? हाँ है, क्योंकि C2H5 साइज में लगभग बराबर है। Cl-Br, यहाँ क्लोरीन होता है, यहाँ ब्रोमीन होता है, थोड़ा का डिफरेंस है, लगभग इसका साइज में भी साइज बराबर है, और हेलोल्केन दोनों का प्रोपर्टी समान है। मतलब क्या हुआ कि आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल समझने के लिए आप याद रखेंगे सॉल्वेंट सॉल्यूट वही होगा जिसका ध्रुवीकरण समान होगा, ठीक है ना, यानी समान समझना कि समान कंपाउंड का समान मॉलिक्यूल्स है, असमान मॉलिक्यूल्स, एक कार्बन का डिफरेंस या थोड़ा का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे अल्कोहल में हम एक मीथेनॉल ले लेंगे, इथेनॉल लेंगे, हाँ, फिर इथेनॉल और प्रोपेनॉल हो सकता है। हेक्सेन हेप्टेन ले लीजिए, यहाँ पर पेंटेन हेक्सेन भी हो सकता है, एक कार्बन का डिफरेंस हो सकता है। जैसे यहाँ क्लोरोइथेन है, अब ब्रोमोइथेन हो गया। नहीं,
क्लोरोइथेन है, क्लोरोप्रोपेन भी हो सकता है, लेकिन फिर ब्यूटेन नहीं हो सकता है। तो यानी क्या हुआ कि आइडियल सोल्यूशन का एग्जांपल वही होगा, ठीक है ना, वही बनाएगा जिसका साइज और प्योरिटी लगभग बराबर होगा, ठीक है ना। ये आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। अब है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसको उतार लीजिएगा। चलिए चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आइडियल सॉल्यूशन में क्या था, ये वैसा सॉल्यूशन होता है जो राउल्ट के नियम का पालन करता था, तो वो आइडियल हो गया। और नॉन आइडियल मतलब क्या, वैसा सॉल्यूशन जो सभी ताप एवं समताप राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता हो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। यहां पर लिख देंगे वैसा सॉल्यूशन जो सभी ताप एवं जो सभी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट का नियम या राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता हो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। कौन सा सॉल्यूशन कहलाता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। नहीं, यानी जैसे मान लो सॉल्यूशन का जो ये पीएम मतलब प्रेशर जो हमारा मिक्सचर का निकलेगा, सॉल्यूशन का निकलेगा, ये अगर एक्सपेरिमेंटल है मतलब ये प्रेशर प्रयोग से निकाला गया है, ठीक है ना। और राउल्ट का नियम क्या था, पी ए इंटू मोल फ्रैक्शन ए और पी बी इंटू मोल फ्रैक्शन बी। अगर एक्सपेरिमेंटल जो हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है और राउल्ट के नियम से जो कैलकुलेट करके निकाला गया है वेपर प्रेशर, अगर आपस में बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होने मतलब क्या, या तो ज्यादा हो जाएगा या तो कम हो जाएगा। तो अगर ये ऐसा हो जाता है, समझ जाते हैं ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। यानी पी डैश ए भी बराबर नहीं होगा यहाँ पर पी ए इंटू मोल फ्रैक्शन बी का, और पी डैश बी भी बराबर नहीं होगा यहाँ पे पी बी इंटू मोल फ्रैक्शन बी का। ये आपस में बराबर नहीं हो सकते, या तो कम हो सकते हैं या ज्यादा हो सकते हैं। आपको बताएंगे कि कम होगा तो क्या होगा, ज्यादा होगा तो क्या होगा, पहले हम इसको समझ रहे हैं, ठीक है। ये था आपका राउल्ट के नियम पर। दूसरा क्या है, अब देखो कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में वहां पर जो कंपोनेंट ए माने थे, कंपोनेंट बी माने थे, और सॉल्यूशन जो था ए बी, तो उस सबों के बीच एक अंतःक्रिया बल था, मतलब इंटरेक्शन फोर्स था। तो बताओ इंटरेक्शन फोर्स बराबर हो सकता है, नहीं। क्यों, क्योंकि राउल्ट के नियम से जब हमारा सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वह राउल्ट के नियम से कैलकुलेट किया हुआ वेपर प्रेशर के बराबर नहीं है। जिसका मतलब है कि ए का जो इंटरेक्शन फोर्स होगा और बी का भी जो हमारा इंटरेक्शन फोर्स होगा, उससे या तो इसका इंटरेक्शन फोर्स कम होगा या ज्यादा हो सकता है। नहीं, क्योंकि अगर इंटरेक्शन फोर्स अगर सॉल्यूशन का ज्यादा हो जाएगा तो वेपर कम बनेगा। क्यों, क्योंकि इंटरेक्शन अणुओं के बीच अगर अंतःक्रिया बल ज्यादा होता है तो वो वेपर नहीं बनता है, बहुत कम वेपर बनेगा। जब बहुत कम वेपर बनेगा तो बहुत कम प्रेशर लगेगा, और वहीं पर अंतःक्रिया बल कम होता है, जिसका मतलब क्या, कि वो वेपर ज्यादा बनाएगा। वेपर क्या बनाएगा, थोड़ा ज्यादा बनाएगा। जब ये वेपर ज्यादा बनाता है तो प्रेशर भी ज्यादा लगाएगा, नहीं। तो यानी यहां से क्या, अगर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, अगर वह इसके और इस मतलब ए के पार्शियल वेपर प्रेशर और बी के पार्शियल वेपर दोनों के जोड़ने से अगर इसका प्रेशर अगर एक समान नहीं होता है, इसका मतलब है कि उसके इंटरेक्शन फोर्स में भी कहीं न कहीं कमी है या वृद्धि है, तभी तो बराबर नहीं है, नहीं। तो दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे यहां पे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, किसमें,
नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ए इंटरेक्शन बराबर नहीं होगा बीबी इंटरेक्शन बराबर नहीं होगा एबी इंटरेक्शन। नहीं सॉल्यूशन में मतलब क्या हुआ कि किसी का भी जो इंटरेक्शन अंतःक्रिया बल जो होगा वो आपस में बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब क्या क्या होगा वो हम आपको आगे बताएंगे, मतलब भिन्न होता है। तीसरा पॉइंट, अब बताओ कि जब ये इंटरेक्शन फोर्स मतलब अंतःक्रिया बल अगर बराबर नहीं होगा तो आयतन में परिवर्तन भी शून्य नहीं होगा। यहां पर लिख देते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, जिसमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता है, शून्य नहीं होता, मतलब आयतन परिवर्तन होता है या आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता। मतलब डेल भी मिक्सचर जो होगा इक्वल टू नॉट जीरो, या तो पॉजिटिव में जाएगा या तो नेगेटिव में जाएगा। ठीक है ना, डेल मिक्सचर इक्वल टू नॉट जीरो। क्यों, अब बताते हैं। जैसे मान लो कि अगर ए के बीच इंटरेक्शन लग रहा है, ए के बीच ये हमारा इंटरेक्शन है और फिर यहां बीबी के बीच भी इंटरेक्शन है और यहां पर ए बी के बीच इंटरेक्शन है। अब बताओ ये आपस में बराबर है, ये आपस में बराबर नहीं है। अगर ये आपस में अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि इसका जो मान लो कि इसका इंटरेक्शन फोर्स कुछ और है, इसका कुछ और है और इसका कुछ और हो गया। मान लेते हैं कि इसका इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा हो गया। जैसे ही इंटरेक्शन फोर्स अगर ज्यादा होता है तो क्या होता है कि एक अणु दूसरे अणु को काफी नजदीक आ जाते हैं। जब भी काफी नजदीक आएंगे तो वो सिकुड़ेगा तो साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा। जब ये उसका आयतन छोटा होगा नहीं तो क्या होगा, यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा। और जब ये यहाँ पर ए बी का इंटरेक्शन फोर्स कम हो जाएगा तो मोलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होगा। जब ये दूर होगा तो आयतन बढ़ेगा, जब ये आयतन बढ़ेगा तो उसका आयतन परिवर्तन पॉजिटिव में आएगा। मतलब उसका आयतन में परिवर्तन कभी शून्य नहीं होता। किसमें, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखिए, जब आयतन में परिवर्तन शून्य है तो इंथैल्पी में भी परिवर्तन शून्य होगा। हम आप लिख देते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन में इंथैल्पी परिवर्तन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में इंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होता है। शून्य मतलब डेल एच मिक्सचर भी इसमें जीरो नहीं होता है। नहीं, अगर हमको मान लेते हैं यहाँ पर इंटरेक्शन फोर्स मतलब अंतःक्रिया बल बराबर है ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको बॉन्ड बनने में कुछ और उष्मा लगेगा, इसको भी बॉन्ड विखंडन होने में कुछ और उष्मा लगेगा और इसको भी बॉन्ड बनने के लिए कुछ और उष्मा उत्सर्जित होगा। जब ये कुछ और हो रहा है इसका मतलब इंथैल्पी परिवर्तन जीरो नहीं होगा। ठीक है ना, ये था आपका आइडियल और नॉन आइडियल। ठीक है, अब देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी राउल्ट के नियम से दो भागों में बांटा गया है। एक जो है सॉल्यूशन शो करेगा पॉजिटिव डिविएशन और एक सॉल्यूशन शो करेगा निगेटिव डिविएशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम इसको रख रहे हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर के लिए आज का क्लास ये, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा।